हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कंपनी लॉ में शेयर्स या अंश पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे, इसको मीनिंग और डेफिनेशन के माध्यम से अपने जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने जानते हैं कि कंपनी की अंश पूंजी विभिन्न अंशों में बटी होती है और उन छोटे छोटे हिस्सों को ही अंश के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 के अनुसार अंश से तात्पर्य कंपनी की अंश पूंजी के एक भाग से है और उसमें स्कंद या स्टॉक भी सम्मिलित किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अंश को और अधिक व्यापक रूप से समझने के लिए अपने कुछ परिभाषाओं को देखते हैं, जिसमें आती है जस्टिस फॉरवेल या न्यायमूर्ति फॉरवेल के अनुसार अंश किसी अंशधारी का कंपनी में हित है। प्रथमतः दायित्व एवं लाभांशों के और द्वितीय हित के उद्देश्यों के लिए धनराशि द्वारा मापा जाता है और इसमें पार्षद अंतर नियमों के अनुरूप अनुबंधों की श्रृंखला समामित होती है। तो स्टूडेंट्स, जस्टिस फॉरवेल ने दो बातें बताई। उन्होंने कहा एक तो जो अंश है वो क्या वास्तव में किसी भी अंशधारी का क्या दायित्व और लाभ इसको और उसकी जो धनराशि है उसके जो हित का उद्देश्य है उसको अंश में मापा गया है, ये बताने का प्रयास किया। आइए स्टूडेंट, दूसरी डेफिनेशन भारत के उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है अंश के बारे में उसे समझते हैं। अंश कोई धनराशि नहीं है बल्कि धनराशि में मापा गया हित है तथा जो विभिन्न अधिकारों और दायित्वों से बनाया गया है। अंश विद्यमान अधिकारों की गठरी है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अंश कंपनी की अंश पूंजी का एक भाग है। यह किसी भी अंशधारी के कंपनी में हित और दायित्वों का एक मौद्रिक नाप है। यह वह आधार है जिसके द्वारा इसके धारकों को कंपनी अधिनियम और अंतर नियमों के अधीन अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। आइए स्टूडेंट, इसे शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के अकॉर्डिंग और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला इसमें आता है अंश जो है किसी कंपनी के अंशधारी का उस कंपनी में हित को प्रदर्शित करता है। अंश अंशधारी और कंपनी के अधिकार और दायित्वों की एक गठरी माना गया है। इसी प्रकार कह दें यह उन सभी अधिकारों और दायित्वों का नियमन कंपनी के अंतर नियमों के अनुरूप होता है। निर्गमन के बाद अंश माल की परिभाषा में आता है। जब यह निर्गमन कर दिया जाता है तो अंश को क्या कहा जाता है? माल कहा जाता है और यह निश्चित माल स्पेसिफिक गुड्स की श्रेणी में आता है। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ये आता है सेल्स गुड्स एक्ट के अनुसार। इसी प्रकार अंश चल संपत्ति माने जाते हैं और उनका हस्तांतरण कंपनी के अंतर नियमों में निर्धारित विधि के अनुसार या रीति के अनुसार होता है। इसी प्रकार अंश ऐसी व्यक्तिगत संपत्ति है जो स्वामी के अधिकार में होती है तथा प्रत्येक अंश का एक समुचित क्रमांक से पृथक पहचान योग्य होता है। अंश जो है अंश प्रमाण पत्र वो अंशों या अंश का एक साक्ष्य होता है। अंशधारी का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है। यदि कंपनी के अंशों का लेन देन निक्षेपागार के माध्यम से होता है तो उस अंशधारी का नाम भी उस निक्षेपागार के अभिलेख में लाभकारी हितधारक के रूप में लिखा होता है। आइए स्टूडेंट, अब अपने स्टॉक या स्कंद को समझने का प्रयास करते हैं, इसके अर्थ को। तो स्कंद अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों का समेकित एक कंसोलिडेटेड रूप है। यह अनेक अंशों को मिलाकर बनाया जाता है। अनेक अंशों को मिलाकर क्या करते हैं? स्कंद का निर्माण किया जाता है। अतः स्कंद पूंजी का वह भाग है जो अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों को मिलाकर बनाया गया है। अंशों की भांति स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता। अंशों का तो अंकित मूल्य होता है लेकिन स्कंद का कोई अंकित मूल्य या इसका अंकित मूल्य कहते नहीं होता। अतः प्रत्येक कंपनी पूंजी में कितने ही स्कंद हो सकते हैं और प्रत्येक का मूल्य भिन्न भिन्न हो सकता है। यहाँ यह भी बताना उल्लेखनीय होगा कि जिस प्रकार अंशों को स्कंद में परिवर्तित किया जाता है उसी प्रकार स्कंद को पुनः अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय अंशों को स्कंद में परिवर्तित किया जा सकता है और स्कंद को स्टॉक को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके साथ साथ स्कंद को या स्टॉक को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों या विभिन्न मूल्य के टुकड़ों में फ्रैक्शन में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक टुकड़े को स्वतंत्रता पूर्वक अपने कहते हैं ट्रांसफर भी किया जा सकता है।
यहाँ स्टूडेंट ये भी समझना आवश्यक है, कोई भी कंपनी प्रारंभ से स्कंद जारी या स्टॉक जारी नहीं कर सकती। अंश पूंजी वाली कंपनी को सर्वप्रथम अंश जारी करने पड़ते हैं, तत्पश्चात कंपनी उन अंशों को स्कंद में या स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है, और यह तभी है जब कंपनी के अंतर नियमों में ऐसा करने का अधिकार दिया गया हो। आइए स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ शेयर्स पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। अंशों के प्रकार, हालांकि आपने इसको पहले अध्ययन कर रखा होगा। तो यहाँ दो प्रकार के प्रमुख थे, अपने कहते काइंड्स ऑफ शेयर है। एक तो आता है इक्विटी शेयर और दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर। साधारण या समता अंश और दूसरा कहते पूर्वाधिकार या अधिमान अंश कहा जाता है। साधारण या इक्विटी शेयर कौन से हैं? साधारण अंशों से तात्पर्य उन अंशों से है जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों की तरह पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कह दे जो इक्विटी शेयर है इसमें उन अंशों को लिया जाता है जिसमें धारकों को लाभांश के भुगतान में पूर्वाधिकार या कंपनी के समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान का पूर्वाधिकार नहीं होता। दूसरा आता है स्टूडेंट प्रेफरेंस शेयर। तो पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्ति का अधिकार होता है और कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार होता है अंडर सेक्शन 43 के अनुसार। आइए स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो साधारण अंश हैं या इक्विटी शेयर हैं, इन अंशों के धारकों को पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को लाभांश का भुगतान करने के बाद ही लाभांश का भुगतान किया जाता है। अर्थात जो प्रेफरेंस शेयर है पहले उनको लाभांश का भुगतान किया जाएगा, उसके पश्चात इक्विटी शेयर वालों को। दूसरा पूर्वाधिकार अंश में क्या है कि जबकि पूर्वाधिकार अंश में के जो धारक होते हैं इनको इक्विटी शेयर जो है उसकी तुलना में पहले लाभांश मिलता है। इसी प्रकार ये कह दें कि जो इक्विटी शेयर है इसके धारकों को कंपनी के समापन की दिशा में पूंजी सबसे बाद में वापस मिलती है, और जबकि प्रेफरेंस शेयर के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि उनको साधारण अंशधारियों की इक्विटी शेयर की तुलना में पूंजी प्राप्त करने का पहले अधिकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो साधारण अंश है इसके धारकों को लाभ होने की निश्चितता नहीं होती, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर है इसके धारकों को लाभांश प्राप्त होते हैं। लाभांश की दर भी इक्विटी शेयर में निश्चित नहीं होती, और जबकि पूर्वाधिकार अंशों में कह दें अपने इसमें लाभांश की दर प्राय पहले निश्चित होती है। इसके साथ साथ कह दें जो साधारण अंश है इसका शोधन नहीं किया जा सकता, बल्कि कंपनी के समापन के समय संपत्तियां जो बचती हैं तो इनकी पूंजी लौटाई जा सकती है, और जबकि पूर्वाधिकार अंशों में शोधन से पूर्व निर्धारित कार्यों के अनुसार या जारी करने के 20 वर्षों के भीतर किया जा सकता है। इक्विटी शेयर में सभी मामलों में उन्हें मताधिकार का अधिकार होता है, जबकि हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर के अंतर्गत जो मतदान का अधिकार है केवल उनके हित को प्रभावित करने वाले क्षेत्र में ही होता है, और जो इक्विटी शेयर है इनमें जोखिम अधिक होता है, और जबकि पूर्वाधिकार अंशों में तुलनात्मक रूप से जोखिम कम होता है। आइए स्टूडेंट्स, शेयर सर्टिफिकेट पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं कि अंश प्रमाण पत्र क्या है। अंश प्रमाण पत्र किसी भी कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों के स्वत्व का प्रमाण पत्र है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि इसमें उल्लेखित नाम का व्यक्ति इसमें उल्लेखित कंपनी के अंशों का वास्तविक या प्रमाणिक धारक है। यह कंपनी की सार्वमुद्रा यदि हो के अधीन अथवा कंपनी के 2 संचालक अथवा कंपनी के 1 संचालक तथा कंपनी के सचिव यदि नियुक्त किया हुआ है के हस्ताक्षरों के अधीन जारी किया जाता है, और यह अंतरण योग्य प्रलेख है, अर्थात ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसका कंपनी के अंतर नियमों के अनुरूप ट्रांसफर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अंश प्रमाण पत्र को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भी परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार अंडर सेक्शन 46 में कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश प्रमाण पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा यदि कोई हो तो के अधीन अथवा 2 संचालकों अथवा किसी 1 संचालक तथा कंपनी के सचिव यदि कंपनी में नियुक्त हो तो के हस्ताक्षरों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र है, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा धारित अंशों का उल्लेख रहता है और जो उस व्यक्ति के उन अंशों पर स्वत्व का प्रत्यक्ष या प्राथमिक प्रमाण होगा। आइए स्टूडेंट्स,
इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट या अंश प्रमाण पत्र का प्रभाव क्या है, इसको समझते हैं। इसमें स्वामित्व संबंधी एक प्रमाण हो जाता है, अर्थात अंश प्रमाण पत्र अंशों के स्वामित्व का प्राथमिक प्रमाण है। कोई भी बाह्य व्यक्ति यह मानने के लिए स्वतंत्र है कि अंश प्रमाण पत्र में उल्लेखित नाम का व्यक्ति इसमें लिखे गए अंशों का धारक होता है। और दूसरा है भुगतान संबंधी क्या इस पर प्रभाव है कि अंश प्रमाण पत्र का दूसरा प्रभाव भुगतान से संबंधित है। यदि अंश प्रमाण पत्र में इस बात का उल्लेख है कि अंशों के मूल्य का भुगतान हो चुका है, तो सद्भाव से अंशों का क्रय करने वाले किसी भी व्यक्ति को कंपनी यह नहीं कह सकती कि अंशों के मूल्य का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार अपने अंश या शेयर्स पर चर्चा की, इसी समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।